आज जो हम कर रहे हैं वो 11th क्लास सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूं। आज हमारा पहला एपिसोड है। अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बता दिया था कि मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज कवर कराऊंगा। तो स्पेशली इसके अंदर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं चाहता हूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हमें हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो वो होने वाली है आपके लिए काफी ज्यादा खास। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों की सामाजिक समूह क्या कहलाते हैं, विशेषताओं सहित वर्णन करना है। खासकर ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, और कभी कभार 2 मार्क्स में भी आ जाता है सिर्फ सामाजिक समूह क्या कहलाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सामाजिक समूह से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हो। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है। अगर बात की जाए इनकी विशेषताओं की तो देखिए 4 विशेषताएं आपको लिखने पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले हेडिंग डालने पड़ेगी एकता की भावना। चाहे तो आप साइड में इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले। तो इसमें क्या होता है कि सदस्यों के साथ एकता की भावना पाए जाने के साथ ही समूह कायम रह पाते हैं। इससे क्या होता है कि समूह के सदस्य एक दूसरे को समझते हैं और उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है हम की भावना, जिसे वी फीलिंग्स कहा जाता है। तो समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि अपनेपन की एक भावना का विकास होता है, साथ ही एक दूसरे की सहायता से वह एक दूसरे के हितों की भी रक्षा कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं सामाजिक संबंध यानी कि सोशल रिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे जरूरी शर्त तो यही होती है कि इनके सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध होने जरूरी है, और ये जो संबंध होते हैं वो स्थिर होते हैं। ऐसे नहीं कि टेम्पररी टाइम के लिए बने तो वो सामाजिक समूह नहीं कहलाते हैं, केवल वो भीड़ होती है। ठीक है। और लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ज्यादा भी दे रखा है इसके बारे में, मेंबरशिप यानी कि सदस्यता। तो देखिए समूह का जो निर्माण होता है केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते वक्त ये समझा दिया था उसी टाइम कि समाज जो होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और उनके बीच जो संबंध देखने को मिले वही हमारा समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है सदस्यता की। तो समूह का निर्माण केवल एक व्यक्तियों से नहीं होता बच्चों, बल्कि समूह का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है। किसी समूह की सदस्यता सीमित होती है, जैसे कि जिन परिवारों में पत्नी, पति और उसके बच्चे शामिल हो। तो इसके कारण यह कहा जाता है कि जो सदस्यता की गणना है ना, वह आकार के आधार पर की जाती है। जितना ज्यादा आकार बढ़ता रहेगा उतना ही समूह के सदस्यों में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये थे सामाजिक समूह की विशेषताएं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी, और मैंने चैप्टर समझाते हुए ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है, जो कि 4 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात, समाजशास्त्र जो है इसका जो उदय था वह यूरोप में हुआ था। अगस्त कॉम्टे को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, आपको यह भी पता होगा। लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि हमें यानी भारत के निवासियों को समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों है। आइए जानते हैं इसी के बारे में। पहला पॉइंट जो है वो बात करता है कि भारत में व्यापक स्तर पर क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद जैसी समस्याओं को एक व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर मैंने आपको तुलना करके बताई थी समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध, राजनीतिक शास्त्र के साथ संबंध, मनोविज्ञान के साथ संबंध, और भी ऐसे 2-3 विषय है जिनके साथ हमने डिस्कस किया था कि जो समाजशास्त्र है वो एक संपूर्ण तरीके से बात करता है। इसी कारण भारत के अंदर जो अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती है उसके समाधान के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन काफी ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि लोकप्रिय है। समाजशास्त्र क्या करता है, दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है, ये मैंने आपको बताया था। समाजशास्त्र सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताता है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके बीच किस प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं और वह किस तरीके से समाज को एक कल्याणकारी रूप में बदल सकते हैं। तो इस आधार पर ही कहा जाता है बच्चों की समाजशास्त्र का अध्ययन भारत के अंदर काफी ज्यादा आवश्यक है। आई होप कि आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन भी अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो प्राकृतिक आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक समूह का अर्थ समझाते हुए किन्हीं 4 अंतर को आपको स्पष्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में। तो देखिए प्राथमिक समूह में क्या बात की गई है कि चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह वह समूह है जिनके सदस्यों के बीच संबंध, आदर, हमदर्दी, सहयोग से भरपूर होते हैं और इन समूहों में स्वार्थ की भावना नहीं होती। यह समूह जो होते हैं नफरत वाले नहीं होते। एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोसी, तो ये सभी उदाहरण है प्राइमरी ग्रुप्स के यानी कि प्राथमिक समूह के। और वहीं बात करें द्वितीयक समूह की तो ये वह समूह होते हैं जिनमें स्वार्थपूर्ण की भावना देखने को मिलती है और इनके सदस्यों के बीच औपचारिक संघर्ष, स्वार्थ भरपूर संबंध देखने को मिलते हैं और खासकर इन जो समूहों का आकार होता है वो बड़ा होता है। तो उदाहरण की बात की जाए तो विभिन्न राजनीतिक दल हो गए, निजी कंपनियां होगी, तो इनके बीच हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है, स्वार्थ भी देखने को मिलता है और इसी कारण इन्हें द्वितीयक समूह के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए इनके बीच प्राकृतिक आधार पर अंतर की तो देखिए पहला पॉइंट बात करता है जहां एक तरफ प्राथमिक समूह का आकार छोटा देखने को मिलता है तो वहीं द्वितीयक समूह आकार में बड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है। दूसरा है कि प्राथमिक समूह में स्वार्थ की भावना द्वितीयक समूह की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर या फिर यूं कहा जाए ना के बराबर देखने को मिलती है और साथ ही समूह की स्थिरता भी प्राथमिक समूह में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि बच्चा जिस घर में जन्म लेता है तो सारी उम्र वह उसी परिवार से संबंधित होता है। तो इसी कारण क्या होता है कि समूह की जो स्थिरता है वह बनी रहती है और वहीं दूसरी तरफ द्वितीयक समूह की स्थिरता जो होती है वो सीमित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध देखने को मिलते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं यानी कि अप्रत्यक्ष होते हैं और वह स्वार्थ से भरे होते हैं। तो इसलिए इनकी जो स्थिरता है वो कुछ ही समय के लिए होती है, जैसे काम हो गया तो वह संबंध भी छूट गए। खासकर हमें ये व्यापार में जरूर देखने को मिलता है ऐसा। और फोर्थ पॉइंट है बच्चों की प्राथमिक समूह में जो शारीरिक नजदीकी होती है वो काफी क्लोज होती है, पास होती है, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिकता के आधार पर बने होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में 2 अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। तो काफी सिंपल सा है बच्चों, देखिए मनुष्य के पास बोलने की, सोचने की और समझने की शक्ति होती है, क्योंकि मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना जाता है, काफी होशियार। और वहीं बात करें पशुओं की तो इनके पास बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति नहीं होती। मनुष्य की अपनी एक संस्कृति होती है और साथ ही वह अपने आप को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जैसे अभी मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। भविष्य की चिंता करना और उसकी योजना बनाना, मनुष्य ये सारी क्रियाएं करता ही रहता है, जबकि पशुओं की कोई संस्कृति नहीं होती, अपनी ही मूक भाषा का वह प्रयोग करते हैं और साथ ही वह वर्तमान में जीते हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र आपको ये अंतर स्पष्ट करके दिखाता है कि किस आधार पे या किस तरीके से मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूर्त और अमूर्त समाज में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो ये जो आपको नाम है ना 12th क्लास में भी सुनने को मिलेंगे सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर, तो वह समाज जहां पर संबंध सिर्फ महसूस किए जाते हो वह अमूर्त समाज कहलाते हैं, जबकि मूर्त समाज में जहां संबंध दिखाई भी देते हैं और हम उन्हें छू भी सकते हैं तो वह मूर्त समाज कहलाते हैं। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, आपको अच्छे से पता भी होगी क्योंकि चैप्टर समझाते वक्त तो डिस्कस किया ही था अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन अब की बार आपके फाइनल ईयर एग्जाम में आ सकता है। डजंट मैटर कि वो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर, जिसका नाम है कि सामाजिक परिस्थिति क्या होती है। साथ ही आपको रॉल्फ लिंटन का सामाजिक परिस्थिति का विभाजन भी समझाना है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि परिस्थिति का अर्थ। तो सामाजिक परिस्थिति वह होती है जो उस व्यक्ति को समाज में स्थान प्राप्त करवाती है। जैसे अभी आप कौन हो, स्टूडेंट हो, इसके बाद आप धीरे धीरे आगे अपनी ग्रोथ पाओगे, जब आप जॉब पे लगोगे तो आप एक वर्किंग मैन हो जाओगे, उसके बाद आप माता बनोगे, पिता बनोगे। ये सारी चीजें हमें समाज के द्वारा प्रदान की जाती है अलग अलग स्तर पर, ठीक है। और रॉल्फ लिंटन की बात करें तो उन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में विभाजित किया था। पहली जो थी वो थी प्रदत्त और दूसरी थी वो थी अर्जित। तो मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूं। ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाला है वो 6 नंबर के हिसाब से डाला है, अच्छे कंटेंट के आधार पर डाला है। तो देखिए
प्रदत्त परिस्थिति में क्या बात की गई है, ये ना जन्म के आधार पर होती है, या यूं कहा जाए जन्म आधारित होती है, जो बिना किसी प्रयास के यानी कि कोशिश किए बिना ही प्राप्त हो जाती है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले जाति। जाति क्या होती है? जन्म आधारित होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उस जाति से उसकी समाज में पहचान बन जाती है। अगर आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक ब्राह्मण, अगर आप सिख के परिवार में, मुस्लिम परिवार में, हिंदू परिवार में, जिस भी परिवार में आपका जन्म होगा उसी के आधार पर आपकी जाति समाज में निर्धारित कर दी जाती है। बिल्कुल, आपने कोई प्रयास तो नहीं किया। दूसरा देखिए, लिंग। तो समाज क्या करता है? लिंग के आधार पर पहचान कायम करता है, जैसे कि लड़का और लड़की या स्त्री पुरुष, आप जैसे भी कह सकते हो। और तीसरा है नातेदारी। तो देखिए, नातेदारी जो होती है वो दो आधार पर बनती है। पहली होती है ब्लड से रिलेटेड, यानी कि जिसमें माँ बाप वाला रिश्ता होता है, और दूसरी जो नातेदारी होती है वो विवाह के आधार पर बनती है, यानी कि जैसे जीजा, साला, ननन। तो अभी इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और आप तो वैसे इतने होशियार हैं, आपको वैसे पहले से पता होगा। तीसरी अगर बात करें आयु, व्यक्ति की आयु बिना किसी प्रयास के समय अनुसार बनती रहती है। जैसे अभी आपकी एज क्या हो सकती है? 15 या 16 या 17 मान लो, और 5 साल बाद आप ऑटोमेटिक कौन से 22, 23, 24 में पहुंच जाओगे। तो आप कोई प्रयास तो नहीं कर रहे, बस जैसे जैसे दिन चल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी एज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा? प्रदत्त वाली। अब बात करते हैं अर्जित। तो अर्जित मतलब होता है एक्वायर करना, प्राप्त करना। तो यह योग्यता पर आधारित होती है, व्यक्ति को खुद के प्रयास की सहायता से प्राप्त होती है। अगर इसके भी उदाहरण की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहला है शिक्षा। तो व्यक्ति की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है कि वह शिक्षा कहां तक ग्रहण कर सकता है। अभी आप 11th में हो, आप अपने माइंड में सोच के बैठे हो कि मैं LLB तक करना चाहता हूं, तो ये सभी पॉसिबल हो पाएगा आपकी योग्यता के आधार पर। ठीक है बच्चों। दूसरा है धन। तो देखिए, जितना ही कोई व्यक्ति मेहनत और अपनी कौशल यानी स्किल का इस्तेमाल करेगा उतना ही वह धन अर्जित कर सकता है। तीसरा है व्यवसाय। तो व्यवसाय भी बच्चों व्यक्ति की योग्यता पर, उसकी काबिलियत पर, उसके हुनर पर, उसके कौशल पर ही आधारित होता है। और लास्ट है, वो सबसे अच्छा भी है, वो है सत्ता। तो सत्ता आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, वैधानिक सत्ता जोड़ सकते हो, करिश्माई सत्ता जोड़ सकते हो। तो इसका दूसरा नाम शक्ति होती है, पावर। ठीक है, जो कि व्यक्ति समाज में कायम करता है या फिर यूं कहा जाए प्राप्त करता है। तो ये थे अर्जित परिस्थिति के उदाहरण। आई होप कि आपको दोनों के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जाति एक बंद स्तरीकरण है जबकि वर्ग जो है वो एक खुला स्तरीकरण है। तो आपको कथन के आधार पर इसे स्पष्ट करना है, या यूं कहा जाए एक आधार पे आपसे अंतर करने की बात कह रहा है। तो खासकर ये 2 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो यहां पर आप सिंपल तरीके से इसका एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं जाति की बात करूं तो जाति क्या होती है? जन्म पर आधारित होती है। अभी हमने ऊपर बात कर ली थी। जाति को एक बंद समूह कहा जाता है, जैसे कि विवाह, खान पान आदि। इसके अंदर जो आपको नियम देखने को मिलते हैं वो काफी कठोर होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको भारत के जो राज्य उसी के आधार पर दिया था। अगर कोई व्यक्ति भारत के दक्षिणी हिस्से में रहता है तो उसका खान पान अलग होगा, और कोई भारत के उत्तरी साइड में रहता है तो उसका खान पान अलग है। तभी तो भारत को एक विविधता वाला देश माना गया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर खान पान के कठोर नियम देखने को मिलते हैं, और उसी आधार पे जो विवाह किए जाते हैं ना, वो भी सब अपनी अपनी रस्मों के आधार पर, अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर ही करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर, जाति के अंदर नियम जो होते हैं वो कठोर देखने को मिलते हैं। और बात की जाए जातीय व्यवस्था की, तो बच्चों ये एक प्रकार का स्थिर संगठन है, यानी कि आपके जन्म के साथ ही आपके मरने तक ये आपके साथ जुड़ी रहती है, इसलिए इसे एक स्थिर संगठन का नाम दिया गया है। और वर्ग की बात करें यानी कि क्लास की, तो ये सामाजिक परिस्थिति के आधार पर बनते हैं, जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है। ठीक है, वर्ग क्या है? एक खुली व्यवस्था है, चाहे तो व्यक्ति से बदल सकता है। ठीक है, और इसके अंदर कठोरता नहीं पाई जाती। कल का एक गरीब बंदा आने वाले कल में इतना अमीर हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। वो अपनी योग्यता के आधार पे या अपने किसी भी मेहनत के आधार पे वो काम कर सकता है। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले में कम स्थिर है, क्योंकि इसके अंदर जो टैग होता है ना व्यक्ति को, वो जिंदगी भर उसके साथ नहीं लगा होता, वह कभी भी उसे बदल सकता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान जरूर रखना है। तो इसलिए कहा जाता है जाति जो है वो एक बंद स्तरीकरण है, जबकि वर्ग जो है वो एक खुला स्तरीकरण है। आई होप कि आपको इस कथन के माध्यम से जरूर पता चल चुका होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की, ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवारों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूं। तो साइड में हमारे लेफ्ट साइड वो है ग्रामीण और राइट साइड जो है वो है नगरीय परिवार। तो वन बाय वन कंपेयर करके आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट है ग्रामीण परिवार के बारे में कि यह आकार में बड़े होते हैं, जबकि नगरीय परिवार आकार में छोटे होते हैं। आप जानते हो ना, एकाकी और संयुक्त परिवार में आने आपको बताया था, जी हाँ, उसी के बारे में बात हो रही है। बात करें ग्रामीण परिवार के दूसरे पॉइंट की, तो ये कृषि आधारित होते हैं, क्योंकि गांव में प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा देखने को मिलते हैं और वहीं नगरों में औद्योगिकरण ज्यादा होता है। तो इसलिए यहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं जो कि इसी आधार पर बने होते हैं। तीसरा है कि परिवार नियंत्रण अधिक होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार ज्यादा है तो इसलिए मामा चाचा दादा नानी सभी एक साथ रहते हैं, तो जो कंट्रोल है ना वो अधिक हो जाता है। और वहीं पर नगरीय परिवार में लोग अपने आप को ज्यादा आजाद समझते हैं, स्वतंत्र समझते हैं, तो इसलिए नियंत्रण जो है वो कम होता है, मेंबर भी कम होते हैं। चौथा है कि बड़ों का एकाधिकार होता है, यानी कि मोनोपोली ज्यादा देखने को मिलती है ग्रामीण परिवारों में, जो घर का मुखिया होता है। लेकिन नगरीय परिवार में यहाँ पर जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र विचारधारा, जिसे हम उदारवादी लिबरल सोच कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। और लास्ट है घर की सत्ता मुखिया के हाथ में होती है, जो कि चौथे वाले पॉइंट की तरह सिमिलर है। और यहाँ पर घर की सत्ता पर समान दर्जा प्राप्त होता है सभी को। तो इतना छोटा सा डिफरेंट है दोनों ही परिवारों के बीच में। आई होप कि आपको अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विवाह के विभिन्न स्वरूप और प्रकारों पर चर्चा करनी है। ज्यादातर ये क्वेश्चन 4 नंबर और 6 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके जो टाइप्स है यानी प्रकार है उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन करने का सही तरीका नहीं है। जब आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको क्या करना होता है, शुरुआत में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है, जैसे उसकी मीनिंग क्या है। तो यहां पर बात विवाह की हो रही है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले विवाह का क्या अर्थ है। तो बच्चों, विवाह का उद्देश्य है पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल में जो यौन संबंध है उसे स्थापित करना, यानी सेक्सुअल रिलेशन को। और इन यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, तभी तो विवाह का टैग दिया जाता है। स्त्री पुरुष के यौन संबंधों से जो संतान होती है उन्हें वैधानिक अधिकार दिलाना ही विवाह का मेन कर्तव्य है। तो ये तो है इसका अर्थ। अब बात करते हैं विवाह के प्रकार। तो देखिए, इसके अंदर जो प्रकार आ रहे हैं ना, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये अलग से भी पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। एकल विवाह, तो यह जो विवाह होता है ना, सामान्यतः समाज में प्रचलित और बेहतर समझा जाता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल आपसी बंधन में बंध जाते हैं। आज के समय में इसे आदर्श माना जाता है और बड़े लेवल पे या यूं मान के चले 90% या 99% जो विवाह होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बहुविवाह की। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति जो होता है वो एक से अधिक साथ रख सकता है। जैसे कि टाइप्स होती है इसकी, पहला है वो है बहुपत्नी विवाह। तो नाम से पता चल रहा है बहुपत्नी। तो इस प्रकार के विवाह में एक पति की अनेक पत्नियां होती है। जबकि बहुपति विवाह में क्या होता है, इस प्रकार के विवाह में एक पत्नी के अनेक पति होते हैं। और ये जो प्रथाएं हैं भारत के अंदर आज भी प्रचलित है। उसी तरह जो अंत्य विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने ही जाति या गोत्र में विवाह कर लेते हैं। और बाहरी विवाह में क्या होता है कि व्यक्तियों को अपनी जाति या गोत्र में विवाह नहीं करना होता, बल्कि वह इससे बाहर करते हैं। और खासकर ब्राह्मण समाज में बाहरी विवाह को आदर्श माना जाता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये तो थे बच्चों अलग अलग प्रकार के विवाह। आई होप कि आपको हर एक के बारे में अच्छे से जरूर पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नातेदारी क्या होती है, और साथ ही नातेदारी के प्रकारों की पुष्टि भी करनी है। तो इंग्लिश में इसे काइंडशिप कहा जाता है और दूसरी भाषा में इसे रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो नातेदारी क्या होती है, समाज में मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं जो अनुमानित तथा वास्तविक वंशावली पर आधारित होते हैं। नातेदारी का दूसरा नाम रिश्तेदारी यानी कि रिलेशनशिप ही होता है। अगर इनके प्रकार की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि रक्त मूलक, और दूसरे विवाह वाले यानी विवाह के बाद जो नातेदारी बनती है। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक करके दोनों के बारे में बता देता हूं और उदाहरण की सहायता से समझा भी देता हूं। अगर बात करें सबसे पहले रक्त संबंधी नातेदारी की, तो यह नातेदारी प्रथम और रक्त पर आधारित होती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, दादा पिता, पुत्र पुत्री, तो ये सब क्या है,
रक्त संबंधी यानी कि खून का रिश्ता जिसे हम कहते हैं। वहीं बात करें इन खून के रिश्ते की, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माता की तरफ से और दूसरा होता है पिता की तरफ से, यानी कि मातृवंश और पितृवंश। और वहीं बात करें बच्चों विवाह संबंधी नातेदारी की, तो ये नातेदारी दो विषम लिंगों के बीच समाज की स्वीकृति के आधार पर स्थापित होती है। यानी कि जब विवाह होता है तब जाके जो टू अननोन फैमिली होते हैं वो एक होती है, और इसके बाद जो पति पत्नी में संबंध बनते हैं वो क्या कहलाती है, विवाह संबंधी नातेदारी होती है। जब पति और पति में संबंध बनते हैं तो उसके अलावा भी और रिश्तेदारी निकल के आ जाती है, जैसे कि सास ससुर, जीजा ननद, साला साली, जेठ बहू, देवर। तो ये सब कौन सी नातेदारी में आते हैं, विवाह संबंधित। आई होप कि आपको अच्छे से जरूर समझ आ चुकी होगी। एग्जाम में ये कोई भी मार्क्स में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको 6 नंबर के आधार पर यह क्वेश्चन करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समाजशास्त्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी संस्कृति की परिभाषा क्या हो सकती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। और साथ ही आपको इसके 3 कंपोनेंट यानी कि आयाम भी बताने हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों संस्कृति की परिभाषा के साथ। तो देखिए संस्कृति क्या है, व्यक्तियों में विभेद करने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास करती है। भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है, यहाँ पर सभी की संस्कृति में हमें अंतर देखने को मिलता है। और बात करें इनके कंपोनेंट्स की यानी कि आयाम की, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा संज्ञानात्मक, मानकीय और भौतिक। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाए तो देखिए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले संज्ञानात्मक आयाम की। तो इसका संबंध जो होता है वो समझ से होता है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निशन, जो कि हमारे दिमाग से जुड़ा होता है कि हम किस प्रकार से अपने जो वातावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है उससे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इसमें कला, अंधविश्वास, धर्म, विचार, वैज्ञानिक इत्यादि सब शामिल होता है। बस डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस आधार पर सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास में ज्यादा डूबे रहते हैं और जो गलत चीज है उसे ही सच मान बैठे हैं। ये सब क्या है, वातावरण से उन्हें जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है। दूसरा है मानकीय आयाम। तो यह नियमों और मूल्यों पर आधारित होता है, जैसे कि इसके अंदर लोक रीतियां, प्रथाएं और कानून शामिल होते हैं। और तीसरा है भौतिक आयाम। तो यह उपकरण या फिर यंत्रों पर आधारित होता है, खासकर इसमें औजार तकनीक या फिर यंत्र, भवन, यातायात के साधन इत्यादि, ये सभी चीजें हमें देखने को मिल ही जाती है। तो ये 3 कंपोनेंट थे, आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछ लिया जा सकता है अब की बार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समाजीकरण का आपको सबसे पहले अर्थ बताना होगा, यानी सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और इसके साधन कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में समझाया था। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज में रहने के सभी नियम, व्यवहार, तौर तरीकों को सीखता है, और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सोशलाइजेशन होता है वह परिवार की सहायता से होता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, वो अनौपचारिक तरीके से होता है, अनऑफिशियल। उसे जो ऑफिशियल शिक्षा मिलती है उसे स्कूली स्तर पर ही देखने को मिलती है, तभी वहां पर वह इन चीजों को अपनाता है, ग्रहण करता है। इसके साधन की बात की जाए तो शुरुआत तो परिवार के साथ होती है, खेल समूह का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पड़ोसी, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं, आवश्यकताएं और भाषा, ये सभी क्या है, एस्पेक्ट है या साधन है समाजीकरण के। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, खासकर 11th क्लास में, क्योंकि 12th में भी इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों की भौतिक और अभौतिक संस्कृति में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये हमारे 11th क्लास सोशियोलॉजी का एपिसोड नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। जब सेकेंड एपिसोड आएगा तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से ही स्टार्ट होगा। टोटल मुझे 80 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, और मिनिमम तो मैंने आपको बता दिए थे 50 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आराम से। 1 नंबर वाले में अलग से करा रहा हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों। तो देखिए भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, खासकर ये 4 और 6 नंबर में आती है, लेकिन कभी कभार 2 नंबर में या 1 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं भौतिक संस्कृति के साथ। तो ये वो होती है जो मूर्त होती है, यानी कि दिखाई दे, जिसे हम छू सकते हैं। उदाहरण की बात करें, किताब, पेन, कुर्सी, मोबाइल, चेयर, ऐसी कोई भी चीज जो आपके सामने दिखाई दे रही है जिसे आप छू सकते हो, तो वो भौतिक संस्कृति की लिस्ट में आ जाएगी। भौतिक संस्कृति को गुणात्मक रूप में हम माप सकते हैं क्वालिटेटिव तरीके से, कि जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, हम चीजों को देख के बता सकते हैं कि
ये कितनी असरदार है या कितनी असरदार नहीं है। तीसरा है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं। जैसे कि पहिए की अगर बात की जाए तो पहले पहिया कैसा था, आज के समय वो तो टायर बन चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, परिवर्तन यानी कि चेंजेस है। भौतिक संस्कृति में कई नई चीजों का आविष्कार होता है, तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति व समाज उठा सकता है। अगर वाहनों का निर्माण हुआ है आज के समय, तो सभी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बेचने वाला उसे पैसा मिल रहा है, चलाने वाले को समय की बचत हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, इकोसिस्टम बनाती है, यानी कि सबका फायदा। और लास्ट है बच्चों, भौतिक संस्कृति के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी जो तत्व होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वहीं बात करें अभौतिक संस्कृति की, तो जिस आधार पर हम भौतिक संस्कृति को परिभाषित करते हैं ये बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये अमूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके विचार हो गए, थॉट जिसे हम कहते हैं, आदर्श हो गए कि आप किस चीजों को फॉलो कर रहे हैं अपने दिल की सुन के, दिमाग की सुन के। दूसरा है कि अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते। कहने का मतलब, हम किसी की शक्ल को देख के ये नहीं बता सकते कि सामने वाला पर्सन कितना होशियार है या कितना होशियार नहीं है, उसके अंदर कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। तो वो तो जब वो बताएगा तब हमें पता चलेगा ना, ठीक है। तो तीसरा है कि अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि लोगों के विचार भी तो धीरे धीरे बदलते हैं। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है आपने ये लेसन पढ़ लिया तो आपको लाइफ टाइम तक याद रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे तो कुछ ही समय के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन जब दोबारा करोगे फिर रिपीट करोगे तब जाके जो आपकी नॉलेज होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसलिए तो इसके अंदर परिवर्तन धीरे धीरे आता है। चौथा जो है वो है कि अभौतिक संस्कृति का लाभ केवल उसी समाज के लोग उठा सकते हैं। अगर इसकी उदाहरण की सहायता से बात की जाए तो जैसे अमेरिका और भारत, तो वहां पर जो चीजें पहले बनती है तो जो प्रॉफिट होएगा तो वो कौन उठाएगा, भारत के या फिर अमेरिका के? अमेरिका के लोग पहले उठाएंगे, ठीक है। और लास्ट है कि इसके जो एलिमेंट्स यानी जो तत्व होते हैं वो आकर्षण नहीं होते, इसी कारण इसे हम आसानी से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही स्वीकार कर पाते हैं, इंस्टेंट नहीं कर पाते जैसा कि भौतिक संस्कृति में हो पाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस्ड पर हमारा एपिसोड नंबर फर्स्ट होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप कि आपको ये जो सीरीज थी हमारी काफ़ी अच्छी लगी होगी।